बजट से हर साल की तरह लोगों की काफी उम्मीदें थी। कोविड के बाद से ही कई सेक्टर अपनी बूस्टर डोज का इंतजार कर रहे थे, जिनमें रियल एस्टेट सेक्टर भी शामिल है। बजट 2023-24 में इंफ्रास्ट्रक्चर को जो जरूरी पुश दिया गया है, उसमें लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ को मजबूती मिलेगी। बजट में 10 लाख करोड़ रुपए का प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाएगा, जिससे इस सेक्टर को फायदा मिलेगा। लंबे समय बाद रियल एस्टेट सेक्टर में फिर से रौनक लौट रही है। लगातार मकानों की डिमांड में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। रियल एस्टेट सेक्टर के ग्रो करने से कई सेक्टर्स जैसे सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री को भी मजबूती मिलेगी। रोजगार के फ्रंट पर रियल एस्टेट सेक्टर में संभावनाएं बढ़ रही हैं। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं आपके साथ गौरिका शर्मा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपना आखिरी फुल बजट पेश किया है। यूनियन बजट 2023 में कई बड़ी अनाउंसमेंट्स की गई हैं, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी काफी फायदा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्टिव कैपेसिटी में निवेश बढ़ने से देश के विकास और रोजगार में एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पंजाब के सबसे बड़े डेवलपर सुषमा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रतीक मित्तल और अश्विनी शर्मा, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड ऑफ कैपिटल मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज नॉर्थ इंडिया एट कोलियर्स इंटरनेशनल इंडिया, अ लीडिंग आईपीसी फर्म, स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही बेंगलुरु के लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर भारतीय अर्बन के सीईओ रेजिडेंशियल अश्विंदर आर सिंह ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम द रियलिटी शो में। तो सबसे पहला सवाल मेरा अश्विनी जी से है। जहां रियल एस्टेट सेक्टर में पॉजिटिव ट्रेंड्स महसूस हो रहे हैं, बजट 2023-24 से क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट हुई हैं? सरकार ने इस बार बजट में विकास के विकल्प जो हैं काफ़ी अलग अलग पहलू, अलग अलग माध्यम से खोल दिए हैं। बता दिया है कि हमें ग्रोथ की तरफ जाना है, ग्रोथ की दिशा दिखाई है। रादर देन जो हमारे इंसेंटिव्स जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एज बायर्स, एज कंज्यूमर्स, उस पे फोकस कम करके आपका ग्रोथ की तरफ ज़्यादा फोकस किया है। बीट कोई भी एजुकेशन हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट फंड है, और एजुकेशन के तहत इन्होंने काफ़ी विकल्प खोल दिए हैं। आपका रियल एस्टेट ग्रोथ के लिए इन्होंने टायर 2, टायर 3 सिटीज़ के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस ओपन अप कर दिए हैं। एंड और जब हम ये सब देखते हैं आगे जाके, लंबे समय के लिए रियल एस्टेट की जो ग्रोथ है, जो मोमेंटम है, वो स्टेबिलिटी रहने वाली है। अगला सवाल मेरा प्रतीक जी आपसे है। बजट में सस्टेनेबल और प्लान्ड डेवलपमेंट को फोकस में रखते हुए टायर 2 और टायर 3 सिटीज को अर्बन प्लानिंग के लिए हाई प्रायोरिटी पर रखा गया है। हाउसिंग सेक्टर को इस अनाउंसमेंट का कितना फायदा मिलेगा? दिस इज अ वेरी विजनरी स्टेप, राइट? सो इससे टियर 2 सिटीज को तो डेफिनेटली फायदा होगा ही, और कंट्री की ग्रोथ डिसेंट्रलाइज होने में ये मदद करेगा। जो कुछ जोन्स बन जाते हैं ग्रोथ के, उससे उसकी जगह पूरी कंट्री में ग्रोथ सेंटर्स और ज़्यादा फैलेंगे। टियर 2 सिटीज़ लाइक चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, इनको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इसमें इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, एंड दैट इज़ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है, वो बढ़ा के 10 लाख करोड़ इस बजट में किया गया है, जिससे रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। एंड दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बूस्ट द रियल एस्टेट सिनारियो ऑफ टियर 2 सिटीज़, एंड टियर 2 सिटीज़ विल बिकम द सेंटर ऑफ फोकस फॉर रियल एस्टेट इन इंडिया। अगला सवाल मेरा अश्विंदर जी से है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इस बजट का सबसे बड़ा टेक अवे आपकी नज़र में क्या रहा है? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। जैसे कि काफ़ी चीज़ें हैं इस बजट के अंदर जिससे रियल एस्टेट को इम्पोर्टेंस मिलेगी, बट मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट का तीसरा इकोनॉमिक एजेंडा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का, जहां फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था अपने एड्रेस के अंदर, सो कैपिटल स्पेंडिंग को बूस्ट मिलेगा 33% से, विच इज गोइंग टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर अपरेटस एंड अर्बन टाउन प्लानिंग। सो ये सबसे बड़ा टेक अवे है, बिकॉज इस बजट के अंदर जो इम्प्रूवमेंट देखने को आएगी इससे वो ये होगी कि टियर 2 सिटीज के अंदर एक और 10 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया
जा रहा है। तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर ये जो नया फंड आ रहा है 10,000 करोड़ का, वो हेल्प करेगा। जो 33% हमने बूस्ट करेंगे कैपिटल स्पेंडिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोड्स, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट्स, उन सबको हेल्प करेगा। एंड दिस विल हेल्प इन स्टिमुलेटिंग द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके कारण रियल एस्टेट को 100% एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट बूस्ट मिलेगा। अनदर फोकस एरिया जो गवर्नमेंट का रह रहा है आफ्टर कोविड, दैट इज़ आत्मनिर्भरता, जिसके अंडर वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी बूस्ट करना चाह रहे हैं। सो वो भी एक दिशा है जो डेवलपर्स को दिखाई गई है। एंड एज डेवलपर्स हम लोग स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके, जैसे कि अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद स्पेशल पॉलिसीज़ टू अट्रैक्ट एंड इंसेंटिवाइज इंडस्ट्री सेटअप इन पंजाब। तो एज डेवलपर्स हम लोग स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स, ITES और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उस तरह के कुछ स्पेसिफिक जोन्स क्रिएट करने की तरफ भी काम कर सकते हैं। अगला सवाल मेरा प्रतीक जी आपसे है। इस साल बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग के आउटले को 66% यानी कि 66% बढ़ा दिया गया है। ऐसे में आप इस दिशा में किस तरह से कदम बढ़ा रहे हैं? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और गवर्नमेंट इसके ऊपर साल दर साल अपनी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाती ही जा रही है एंड उसका ऑन ग्राउंड एक्शन काफ़ी नज़र भी आ रहा है। इनफैक्ट अब तो कंट्री स्पेसिफिकली अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ FDI भी अट्रैक्ट कर रही है। बड़े फंड्स जैसे HDFC कैपिटल ने डेडिकेटेड फंड्स क्रिएट कर दिए हैं फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। एंड एज अ डेवलपर हम लोग भी पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके पंजाब गवर्नमेंट की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स के अंडर सेपरेट ब्रांड, हमारा ब्रांड है जॉयनेस्ट, उसके अंडर हम 5 प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। एंड दिस विजन एंड दिस मिशन ऑफ द गवर्नमेंट इज समथिंग जिसके अंदर आई थिंक रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हर कैटेगरी के लोग, हर तरह के स्टेक होल्डर्स सपोर्ट कर रहे हैं। अश्विंदर जी, टाइमली डिलीवरी रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ा चैलेंज रहता है। ऐसे में आप अपने प्रोजेक्ट्स की ऑन टाइम डिलीवरी कैसे इंश्योर कर रहे हैं? वहीं ओवरऑल इस चैलेंज के फ्रंट पर इंडस्ट्री का कैसा रोड मैप होना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जो हम करते हैं, वी इंश्योर टाइमली डिलीवरी इन द फॉलोइंग मैनर। एक तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं टू क्रिएट वर्चुअल कंट्रोल टावर्स टू मॉनिटर द रियल टाइम साइट प्रोग्रेस। तो जो रियल टाइम साइट के ऊपर प्रोग्रेस हो रही है उसके लिए हमने वर्चुअल कंट्रोल टावर्स लगाए हैं, ताकि जो एरर है अगर कोई हो रहा है वो एकदम समय पर पकड़ा जाए, सो दैट रीवर्क ना हो। और रीवर्क ना होने से क्या होता है, एक तो टाइम बचता है और एक कॉस्ट बचती है। ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का टूल है जो हम यूज करते हैं। दूसरा, रिस्क मिटिगेशन बाय रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है, जो हमारे इतनी सप्लाई चेन है, जो वेंडर्स है, मल्टीपल वेंडर्स जो आ रहे हैं, उसके लिए हमने सप्लाई सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, सो दैट हमारे को टाइमलाइन के अंदर डिले ना हो, हम टाइमली एक ऑर्डर प्लेस कर सकें बेसिस अ सिस्टम इन प्लेस, अ सॉफ्टवेयर इन प्लेस, और उसके बाद एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अच्छी तरह से ऑटोमेटेड तरीके से हैंडल कर सकें। इसके अलावा देयर आर डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं, जैसे कि OKR है। सो द कमिटमेंट ऑन टाइमलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत हेल्प कर रहा है, बिकॉज काफी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनको कंट्रोल में लाना पड़ता है, और उसके अंदर टेक्नोलॉजी और ये टूल्स जो हैं हमारे को बहुत हेल्प करते हैं और एक 360 डिग्री अप्रोच देते हैं, जो एक टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के थ्रू ही आ सकती है। अश्विनी जी, बीते साल ब्याज दरों में जोरदार इजाफा देखा गया, इसका असर होम लोन पर महसूस किया गया। ऐसे में 2023 में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है और डिमांड के फ्रंट पर आगे कैसा ट्रेंड दिख रहा है? देखिए, ये आप RBI ने पिछले कुछ महीनों में रेपो रेट में काफ़ी बढ़ोतरी करी है। अभी कुछ दिनों पहले ही 6.5% उन्होंने रेपो रेट कर दिया, तो इसका असर सीधा इम्पैक्ट आपके होम लोन रेट पे पड़ता है। उसी के साथ गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि जो आपका डिस्पोजेबल इनकम, जैसे मैंने पहले आपको कहा था, जो आपका इनकम टैक्स की लिमिट थी वो 5 लाख to 7 लाख कर दी, जिससे कि डिस्पोजेबल इनकम आपका बढ़ जाता है। तो जहाँ एक तरफ आपको होम लोन रेट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ही आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़, तो संतुलन बनाए रखा है। RBI ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप्स उठाए हैं और इकोनॉमी अभी पोस्ट कोविड रिकवरी पाथ पे है, और हमारा जो देश है इस एक ग्रोथ क्या कहते हैं, जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी होती है उस पर बहुत खरा उतर रहा है। डिमांड पे अगर मैं आता हूँ, लास्ट 2 साल पोस्ट कोविड अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड सेल्स हुई है रेजिडेंशियल में।
एंड जो कस्टमर्स हैं, जो जनता है, दे हैव रियलाइज दैट नीड फॉर हाउसिंग, एंड जो डेवलपर्स है दे ऑल्सो रियलाइज दैट कि राइट लोकेशन, राइट प्रोडक्ट एंड राइट प्राइसिंग अगर हो, देन देयर आर बायर्स फॉर एवरीथिंग। तो सब जगह आपके पास बायर्स मिलेंगे। गवर्नमेंट ने एनसीआर में जैसे दीनदयाल आवास योजना, जन आवास योजना स्टार्ट किया, तो और उसके व्हाट वी विटनेस वाज कि रिकॉर्ड सेल्स हुई, पीपल परफॉर्म्ड एंड बायर्स डिड बाय इनटू दैट प्रोडक्ट। ग्रुप हाउसिंग, प्लॉटेड स्कीम्स इन योर टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़, उधर भी अगर आप ये देखेंगे तो काफ़ी सेल्स रिकॉर्ड हुई हैं। होम लोन के बढ़ने से डिमांड, अभी जो रेपो रेट है, सो एज कॉलियर्स व्हाट वी फील इज़ दैट रेपो रेट अगर अभी इतना ही रहे तो ठीक है, क्योंकि जो रिकॉर्ड सेल्स लास्ट ईयर हुई हैं वो स्ट्रॉन्ग सेल्स इस साल और अगले साल भी प्रोजेक्टेड हैं। तो वो मोमेंटम मेंटेन करने के लिए मेरे ख्याल से अभी हम सही दिशा में चल रहे हैं। इसमें डिमांड है आगे, एंड जैसा प्रतीक जी भी कह रहे थे, आत्मनिर्भर और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए डिमांड देयर इज देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतीक जी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के साथ दुनिया की मेजर इकोनॉमीज में हाई इन्फ्लेशन रेट का प्रेशर, ऐसे में भारत के कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या आउटलुक है और रियल एस्टेट सेक्टर में इसका कैसा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल काफ़ी डिस्कस होता है कि ग्लोबली ऑल द मेजर इकोनॉमीज आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, चाहे वो इन्फ्लेशन को लेके हो, चाहे वो ग्रोथ रेट को लेके हो। सारी ही मेजर इकोनॉमीज इस समय स्लाइटली अनस्टेबल रोड पे चल रही हैं। बट इंटरेस्टिंगली उसके अंदर भारत एक बहुत ही ब्राइट स्पॉट बन के निकल रहा है। एंड अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर पा रहा है भारत इस समय में भी, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी इस समय भारत के अंदर ही अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। अगर हम स्पेसिफिकली रियल एस्टेट की बात करते हैं तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जब भी वॉलेटिलिटी मार्केट में अनसर्टेनिटी एक इन्वेस्टर को नज़र आती है तो फिजिकल एसेट्स की तरफ रुझान बढ़ता है। फिजिकल एसेट्स को एक इन्वेस्टर सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करने लगता है, जिससे कि अनसर्टन और वॉलेटाइल मार्केट में रियल एस्टेट में पॉजिटिव ग्रोथ, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे, देखने को मिली है। अश्विनी जी, इंडस्ट्री में स्किल सेट एक बड़ा इशू रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में वर्कफोर्स के हुनर को तराशने की दिशा में आपका क्या नजरिया है? देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है अबाउट व्हाट वी से स्किल्ड लेबर। बिल्कुल। एंड अगर कोई एक रिपोर्ट थी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दैट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ स्किल्ड लेबर, हमारे कंट्री में कमी है। और उसके लिए जो बजट में अनाउंसमेंट्स हुई हैं, प्रधानमंत्री कौशल आवास योजना, एजुकेशन के लिए आपका 11,000 करोड़ का इंक्रीमेंट करके 1.12 लाख करोड़ का अभी बजट में अनाउंस किया है। देन देयर इज़ अ फोकस ऑन आपका AI, मैकाट्रॉनिक्स, स्किल ट्रेनिंग, ई स्किल ट्रेनिंग, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बढ़ाए जा रहे हैं, आपके नर्सिंग मेडिकल पे आप पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। सो द होल आइडिया, ये जो सारी इन्वेस्टमेंट, सारी स्कीम्स जो हैं, ये टूवर्ड्स गेटिंग द स्किल्ड लेबर इन प्लेस। स्किल्ड लेबर जब कंट्री में आएगी तो ऑब्वियसली ये मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर, जो प्रतीक जी ने पहले भी कहा था, ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो सेल्फ सस्टेनिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बढ़ाने के लिए स्किल्ड लेबर, और इंडिया में स्किल्ड लेबर की मतलब लेबर की कमी नहीं है, स्किल्ड लेबर के लिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अश्विंदर जी, रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी से बदलाव हो रहा है। इनोवेशन और न्यू एज टेक्नोलॉजीज ने इस सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज किया है। बजट में भी ग्रीन बिल्डिंग और ग्रीन इक्विपमेंट पर जोर दिया गया है। ऐसे में हमारा रियल एस्टेट सेक्टर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को लेकर कितना प्रिपेयर्ड है? देखिए, दो पार्ट है आपके क्वेश्चन के। एक तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को लेकर कितना प्रिपेयर्ड है, और ग्रीन बिल्डिंग के ऊपर। ग्रीन बिल्डिंग बेसिकली क्या है? ग्रीन बिल्डिंग इज नथिंग बट एक कॉन्सेप्ट है जहां पर आप एनर्जी सेव कर सकते हैं, एनर्जी कंजम्पशन को सेव कर सकते हैं, एंड उसके कई तरीके हैं। अगर आप देखें, फोकस ऑन ग्रीन बिल्डिंग कमर्शियल स्पेस के ऊपर वैसे बहुत ज्यादा रहा है, बिकॉज अब जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं जो कमर्शियल स्पेस लेती हैं दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर के अंदर,
अगर वो ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स नहीं मीट होते हैं तो जनरली वो बिल्डिंग ही नहीं लेते हैं। एंड बैंगलोर एज अ सिटी जो है, वहाँ की जो मार्केट है वो सबसे ज्यादा अवेयर है विज़ ग्रीन बिल्डिंग, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें। और यही अवेयरनेस जो है ये बाकी शहरों में जानी चाहिए। एक तरीका जो ग्रीन बिल्डिंग का है, बिकॉज आप एनर्जी सेव करते हैं, फ्यूल सेव करते हैं, लाइट अच्छी आनी चाहिए है, दैट हमें इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स की तरफ मूव करना चाहिए, बिकॉज उससे काफी चीजें वॉकेबल हो जाती हैं और एनर्जी कंजम्पशन बहुत बढ़िया रहती है और सब कुछ बहुत पास में रहता है। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो कोविड के बाद वैसे ही टेक्नोलॉजी जो है, ना सिर्फ रियल एस्टेट बट हर जगह जो टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन है वो बहुत ज्यादा हुई है, अच्छी हुई है। रियल एस्टेट के अंदर भी हुई है, पोस्ट सेल्स, प्री सेल्स, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर काफी अडॉप्शन हुई है। आजकल वर्चुअल टूर्स होते हैं साइट विजिट्स के, कस्टमर्स को ड्रोन शॉट्स भेजे जाते हैं। आजकल तो बिना साइट विजिट के भी डील हो जाती है, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली आप एनआरआई कस्टमर्स को काफी कुछ दिखा सकते हैं साइट के बारे में, कि साइट कैसी है, मॉकअप अपार्टमेंट कैसा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, साइट की जो प्रोग्रेस है वो ड्रोन्स के द्वारा आजकल चेक हो सकती है, टाइमली करेक्शन हो सकता है। बट आगे फर्दर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की और भी जरूरत है, बिकॉज रियल एस्टेट थोड़ा लेगार्ड रहा है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के अंदर, बट इस समय जो इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड है वो बहुत अच्छी है आगे से। आगे बढ़ते हैं। प्रतीक जी, देश में हॉलिडे होम्स की बढ़ती डिमांड को आप एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, कोविड के बाद लोगों के अंदर हेल्थ को लेके काफ़ी अवेयरनेस आई है। लोग अब हेल्दी एनवायरनमेंट, क्लीनर एयर, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वर्किंग आउट एंड इस तरह की चीज़ों की अब इच्छा रखते हैं, जिसने हॉलिडे होम्स के कॉन्सेप्ट की डिमांड को बढ़ाया। एंड आई थिंक गोवा एंड हिमाचल ने इस ग्रोथ को लीड किया है लास्ट 2 इयर्स में। अगर मैं कसौली की बात करूं, वहाँ पे हमने 50 लाख से लेके 1.5 करोड़ की टिकट साइज़ के अंदर पिछले 2 साल में 45% तक की ग्रोथ देखी है। इसीलिए एज सुषमा हमने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद वी रिसेंटली अनाउंस्ड सेकंड प्रोजेक्ट ऑल्सो। सो दीज साइंस आर वेरी एनकरेजिंग फॉर अ डेवलपर। एंड हॉलीडे होम्स के अंदर द डिमांड इवन ऑलमोस्ट 3 years आफ्टर कोविड काफ़ी कंसिस्टेंट बनी हुई है। प्रतीक जी, क्या टायर 2 और टायर 3 सिटीज में तेजी से बढ़ते रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट सेगमेंट को पूरे सेक्टर के ग्रोथ इंजन की तरह देखा जा सकता है? रिसेंटली टीयर 2 सिटीज़ और टीयर 3 सिटीज़ में डिमांड बहुत फैक्टर्स की वजह से बढ़ी। अफोर्डेबल प्राइसेस, लोअर कॉस्ट्स ऑफ लिविंग, हेल्थियर एनवायरनमेंट्स एंड सबसे बड़ा फैक्टर रहा वर्क फ्रॉम होम, जिसने लोगों को टीयर 2 सिटीज़ में या टीयर 3 सिटीज़ में अपने घर और बड़े घर में इन्वेस्ट करने की तरफ मोटिवेट किया। इसमें एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अब जो निकल के आया, धीरे धीरे वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्क फ्रॉम होम टाउन। सो नाउ बिग कंपनीज ऑफ टीयर 1 सिटीज़ आर ओपनिंग अप सैटेलाइट ऑफिसेज अपने टीयर 2 सिटीज़ में, ताकि उनकी टीम्स घर में रहने का कंफर्ट भी ले सकें और काम करने के लिए एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आ सकें। उससे टीयर 2 सिटीज़ के ऑफिस स्पेसेस एज वेल एज रिटेल कंजम्पशन दोनों को बूस्ट मिला है। सो वी फील कि इन दी फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years टीयर 2 and टीयर 3 cities will be the growth engines for real estate in India. ये टायर 2 टायर 3 सिटीज़ का एक मेजर फैक्टर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड कनेक्टिविटी। जो कंट्री में से फॉर एग्जांपल दिल्ली बॉम्बे हाईवे का भी इनॉग्रेशन हुआ है, देन नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है, ट्रैवल टाइम आपका शहरों में रिड्यूस करती है। इनसे आपके मेजर फोकल पॉइंट्स तो कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो टायर 2 बीच में जो कनेक्टिविटी जो शहर होते हैं उनको ज़्यादा बढ़ोतरी मिलती है। आज NCR में आपके मेरठ ये सब भी एनगल्फ हो चुके हैं। सिमिलरली गोइंग फॉरवर्ड जो भी आपकी रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, उनकी वजह से आपकी इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स इन सब को बढ़ोतरी मिलती है। उसकी वजह से आपकी डिमांड आगे चलती, रेजिडेंशियल पॉपुलेशन वहाँ मूव होती है, फिर उससे आपकी अफोर्डेबल हाउसिंग, ये सारी चीज़ें फॉलो अप करती हैं। तो मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जो टायर 2 टायर 3 का, उसके लिए बहुत एक मेजर फैक्टर है ये। इस चर्चा का हिस्सा बनने और हमारे दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस।